नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर टॉपिक्स अभी दे रखे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हम पहुंच गए थे हमारे चैप्टर ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश और प्रकाश यंत्र पर। इस पर आधारित अभी तक हम 90 प्रश्न देख चुके हैं। तो पिछला तीसरा पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी टॉपिक का आज हम देखेंगे हमारा चौथा पार्ट, क्योंकि टोटल हम लगभग 200 समथिंग प्रश्न आपको करा रहे हैं। तो आज हम चौथा पार्ट देखेंगे, जिसमें 91 से लेकर के प्रश्न हम 110 तक जो है वो देखेंगे। नहीं, 30 प्रश्न है ना, तो 120 तक हम जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 91 से। प्रश्न आपका है, किसी माध्यम में पिंड के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय जो है उसको क्या कहते हैं? तरंग का दोलन कहते हैं, या फिर तरंग का समय काल कहते हैं, तरंग की आवृत्ति कहते हैं, तरंग में आने जाने की गति कहते हैं। आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि तरंग का जो समय काल होता है ना, ये आपका सही होगा। किसी माध्यम में पिंड के एक दोलन को पूरा करने में लगा समय तरंग का समय काल कहलाता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंग की, इंफ्रारेड तरंग की, एक्स किरणों की, गामा किरणों की? किसकी जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर डी वाला गामा किरणें जो है वो सही हो जाएगा। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो गामा किरणों की जो है वो सबसे कम होती है। अगला प्रश्न 93 कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति v, तरंग दैर्ध्य लेमडा और चाल v के बीच क्या संबंध जो है वो होता है? चार यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। आवृत्ति v, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और चाल v में क्या संबंध होता है? आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या कि आवृत्ति जो है वो बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे चाल। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आवृत्ति को भी v से प्रदर्शित कर दिया है, चाल को भी देखिए v से प्रदर्शित कर दिया है। आवृत्ति के लिए आप चलिए यहाँ n ले लीजिए, तो आपका सी वाला ऑप्शन v बराबर लैम्डा n जो है वो सही हो जाएगा। एक्चुअल में इसका सूत्र क्या होता है? v बराबर आपका होता है लैम्डा अपॉन टी होता है। अब यहाँ पर जो t है, ये अगर n के साथ संबंध यानी आवृत्ति के साथ संबंध इसका बताएं तो 1 अपॉन टी बराबर n के बराबर होता है। अब ये 1 अपॉन टी में इधर फॉर्मूला में दे रखा है, इसको आप n के फॉर्म में ले जाएंगे ना तो n ऊपर चला जाएगा, यानी इसी चीज को आप लैम्डा अपॉन टी को अगर यहाँ 1 अपॉन टी का मान n रखेंगे तो लैम्डा इंटू एन आ जाएगा। और यही आपके देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, तो v बराबर लैम्डा इंटू एन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 94 प्रश्न कह रहा है, ध्वनि तरंगे जो है वो डैश तरंगे होती हैं, बताइए। विद्युत चुम्बकीय होती हैं, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होती हैं, सुपर होती हैं या फिर यांत्रिक होती हैं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन यानी कि यांत्रिक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंगे जो है वो होती हैं। किस प्रकार की तरंगे होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं। अगला देखते हैं 95 प्रश्न कि ध्वनि के संचरण जो है उसके लिए आवश्यक माध्यम किस अवस्था में होना चाहिए? ठोस, गैस, द्रव या इनमें से सभी? ध्वनि और प्रकाश दोनों में ही मैंने आपको इससे पहले के जो प्रश्न कराए थे उसमें बताया था कि संचरण के लिए कैसे कैसे जो है वो माध्यम, ये किसमें नहीं होता है, निर्वात और ये सारी चीजें बताई थी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन इनमें से सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम ठोस अवस्था हो, चाहे गैसीय स्टेट हो, चाहे द्रव अवस्था हो, तीनों ही आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये सभी माध्यम आवश्यक इसलिए हैं क्योंकि मैंने बताया था कि निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण जो है वो नहीं होता है। प्रकाश होता है पर ध्वनि जो है वो नहीं होता है। अगला है 96 प्रश्न कि डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, वेग, आवृत्ति या फिर हर्ष? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा कि कौन ध्वनि तरंग की विशेषता जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला हर्ट्ज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्ट्ज जो है किसका मात्रक होता है? तो ये आपका आवृत्ति का मात्रक होता है। और आयाम, वेग, आवृत्ति ये सभी ध्वनि तरंग जो है उनकी विशेषता के अंतर्गत जो है वो आ जाती हैं। डी वाला आपका ऑप्शन विशेषता नहीं है।
97 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निर्वात में मात्रा यात्रा जो है वो नहीं कर सकता। ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश या यूवी किरणें, कौन सा सही होगा? कौन सा जो है इसमें निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो ध्वनि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्लियर तरीके से आपको बताया था कि ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अब प्रकाश वगैरह तो करता है, प्रकाश की चाल भी निर्वात में अलग से होती है, तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि, हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है ना, वो प्रवर्धित होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, फिर लंबी होती हैं, कौन सा सही होगा? तो बताइए हवा में ध्वनि तरंगे जो है वो किस प्रकार से होती हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अनुदैर्ध्य जो है आपका सही होगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। 99 प्रश्न कह रहा है अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, या कोई भी बैंडविड्थ जो है वो निर्धारित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो बताइए अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति जो है वो कितनी होती है? आंसर की बात कर लेते हैं, चलिए ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स। देखिए किलो वर्ड यूज कर लिया गया है, कई बार ये 20,000 हर्ट्स का लिख दिया जाता है, नहीं किलो का मतलब ये है कि 1,000, 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं ना, तो उस आधार पर भी लिख दिया जाता है। तो 20,000 हर्ट्स से ज्यादा कह लीजिए या 20 किलो हर्ट्स से ज्यादा कह लीजिए, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए तरंगे तीन टाइप्स की होती हैं, ये चीज को समझिए। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं श्रव्य तरंगे, एक होता है जिसे हम कहते हैं अपश्रव्य तरंगे, और एक होता है जिसे हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य जो तरंगे होते हैं इन्हीं को इंग्लिश में अल्ट्रा साउंड या अल्ट्रासोनिक तरंगे आप कह सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा करके, पर हिंदी में हम इसे पराश्रव्य कहते हैं। अब अपश्रव्य को भी समझ लीजिए। अपश्रव्य जो है इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो श्रव्य होती है, श्रव्य मतलब ही सुन सके हम लोग, तो मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है, हजार करके हा करके लिख दिया शॉर्ट में मैंने, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की तरंगों को सुन सकता है मनुष्य, इसीलिए इन्हें हम श्रव्य तरंगों के अंतर्गत रखते हैं। श्रव्य मतलब सुनने योग्य आप कह सकते हैं। अपश्रव्य जो 20 हर्ट्ज से कम हो, और बची कौन सी? पराश्रव्य, जो कि प्रश्न में पूछा गया था, वो मैंने बता दी 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। तो आपने तीनों को समझ लिया। जब आपसे श्रव्य पूछे तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जब अपश्रव्य पूछे तो आपका 20 हर्ट्ज से कम, और जब पराश्रव्य पूछे तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अगला देखते हैं आपका कि मनुष्यों के लिए ध्वनि जो है उसकी श्रव्य सीमा लगभग कितनी जो है वो होती है। अब जो मैंने अभी नाम बताया श्रव्य, उन्हीं में ही आपका यही पर पूछ लिया गया है, कहते उन्हीं को ही है, बस पूछने का तरीका कुछ इस तरीके से हो गया है कि मनुष्य की ध्वनि की जो श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है। आंसर की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इन्हीं को हम श्रव्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं 101, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अब ये भी समझा आपने कि जो पराश्रव्य थे उन्हें हम अल्ट्रासोनिक कहते थे, जो अवश्रव्य है इन्हें हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। तो इंग्लिश के भी नाम ध्यान रखिएगा, और ये अव नहीं होता, ये अप होता है, अपश्रव्य करके लिखा रहता है। अपश्रव्य जो है उसे हम हिंदी में अपश्रव्य कहते हैं और इंग्लिश में इंफ्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक इस तरीके से। आंसर कौन सा सही होगा? तो अपश्रव्य मैंने बताया कि 20 हर्ट्ज से जो है वो कम, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी जो है वो सही होगा। 102 प्रश्न देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की जो गति है वो 340 मीटर सेकेंड माइनस की पावर में -1 दे रखी है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति जो है वो क्या है? कितने हर्ट्ज है ये आपसे पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सूत्र जो मैंने अभी आपको बताया था ना, बस उसी का आपको यूज यहाँ पर करना है। सूत्र था वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। वेग आपको प्रश्न में
तरंग की आवृत्ति क्या है निकालना है, वेग आपको देखिए दे रखा है, वेग आपको 340 वाला ये दे रखा है, ये जो है वो तरंग की जो गति है ये आपका v का मान हो जाएगा। साथ ही कह रहे हैं इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये देखिए मान सेंटीमीटर में है, ऊपर वाला मीटर में है, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो इस लैम्डा वाली वैल्यू को अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, और 100 से भाग देंगे तो आपका जो मान है वो 0.02 मीटर जो है वो आ जाएगा। बहुत ही मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, मतलब अगर आपको कुछ भी ना आता हो तब भी चीजें समझ में आ जाएंगी। कठिन ना सोचिएगा कि हाँ ये कठिन, तौबा समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश कीजिए। अब सूत्र मैंने क्या बताया, सूत्र था वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो जो जो जहां मान है उसको रखते जाइए, यानी 340 बराबर 0.02 इंटू 2, तो अब बिगड़ गया, ये जो है वो 2 लिखा हुआ है, इंटू, और यहाँ पर जो निकालना है आवृत्ति यानी कि आवृत्ति। अब आवृत्ति निकालने के लिए इस 0.02 को 340 के बटे में ले जाएंगे, तो 340/0.02 इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.02, इस जीरो को अगर हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे। 2 से इस 34 को काटेंगे तो 34 का आधा कितना होता है, 17 होता है, और कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे, यानी कि 1 2 3। तो आंसर कौन सा देखिए होगा, ए वाला सही हो जाएगा, 17,000 हर्ट्ज, 3 जीरो है ना इसलिए। हमेशा ये चीज जरूर देख लिया करिए कि इकाई का मान जो है वो सेम है कि नहीं। यहाँ पर जैसे मीटर दे रखा है, यानी सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको हमेशा एक समान रखना होता है, तो उसको बदल लिया करिए। 103 देखते हैं प्रश्न कि डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। कौन सी तरंगे, अपश्रव्य, अति पराध्वनिक, पराश्रव्य या फिर पराध्वनिक। बताइए कि कौन सी तरंगे चमगादड़ को, वो क्या करता है, चमगादड़ भेजता है, और वो जो तरंगे होती हैं वो टकराती हैं, जैसे यहाँ चमगादड़ उड़ रहा है और सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये जो तरंगों को भेजता है ना, तो उससे टकरा कर इसके पास वापस से आती हैं, और उससे इसे पता चलता है चमगादड़ को कि सामने जो है रास्ते में कोई बाधा है। तो वो कौन सी तरंगे होती हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो वो पराश्रव्य जो है वो तरंगे होती हैं, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और बाकी चमगादड़ के बारे में तो आपको पता ही है कि चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी होता है। 104 प्रश्न कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किसके रूप में जानी जाती है, सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहला ही ऑप्शन सुपरसोनिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा में ध्वनि की जो गति होती है उससे अधिक की गति सुपरसोनिक के रूप में जो है वो जानी जाती है। 105 प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की जो गति है उस पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, और इसके प्रतिकूल आगे है कि दबाव में जो है वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है, और इसके प्रतिकूल तीसरा है ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित ही नहीं होती, या पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है और फिर कम वाली लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। तो चार ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन आपका सही था कि ध्वनि की गति पर, या ध्वनि की जो गति है उस पर दबाव का प्रभाव ये पड़ता है कि ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित ही जो है वो नहीं होती है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 106 प्रश्न कह रहा है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि उसकी तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव ये पड़ेगा कि उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो उसमें कमी आ जाएगी, तो आपका आंसर जो है वो डी वाला सही हो जाएगा, इसकी तरंग दैर्ध्य में जो है वो कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 107 की एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए जिसमें आवृत्ति जो है आपकी 200 हर्ट्ज है, और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति जो है वो 400 मीटर सेकेंड की पावर -2 जो है वो है।
तो कैसे करेंगे इसे आप? आवृत्ति आपको n का मान दे रखा है 200 हर्ट्ज, ये आवृत्ति है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो उसका मान दे रखा है 200 हर्ट्ज। ठीक है, ध्वनि का वेग भी दे रखा है, कह रहा है ना कि माध्यम में उसकी गति 400 करके दे रखी है, तो v आपका ये मान दे रखा है। और निकालना आपको क्या है, कह रहा है तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, यानी कि लैम्डा का मान जो है वो निकालना है। सूत्र आपका क्या होता था? v बराबर n इंटू लैम्डा। v बराबर n इंटू लैम्डा में आपको लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन n हो जाएगा। अब मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। v की जगह आप मान रखेंगे 200 और n की जगह रखेंगे 400, नहीं, v की जगह रखेंगे 400 और वो 200, तो यानी 400 बटे 200 होगा, और काटेंगे तो दो ही बार में तो जस्ट जाएगा, यानी दो आंसर आपका आ जाएगा, 2 मीटर जो है वो आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं प्रश्न। ये वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो देंगे। इस समुद्र जल में ध्वनि की गति जो है वो कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए थे, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन चारों में से, तो आप कहेंगे 1531 मीटर प्रति सेकंड जो है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्र जल में ध्वनि की गति। 109 प्रश्न कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में कौन सा कथन सही है, गलत है, वो आपको छांटना है। इस टाइप से दे रखे हैं, नीचे एक ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको बताना है। ए कह रहा है ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति पर मिनट होती है, और दूसरा कह रहा है आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। दो इस टाइप से पॉइंट लिखे हैं। अब बताइए दोनों सही है, केवल ए सही है, ना तो ए सही ना तो बी सही, या केवल बी सही, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। बाकी ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस करके प्रश्न में पूछा गया था। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या? ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, दोनों ही आपके गलत हैं। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है, उसके संदर्भ में प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 110। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है? सेम प्रश्न वही है, बस नीचे के पॉइंट जो है वो बदल गए हैं। जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, ऊपर अभी हमने प्रश्न भी कराया था, तो ए वाला तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए चीजों को याद रखने से यही फायदा होता है, क्योंकि उन प्रश्नों से प्रश्न बन जाते हैं। और दूसरा कह रहा है हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये आपका गलत है, तो बी वाला गलत है, ए सही है, तो आंसर आपका केवल ए सत्य है, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला कह रहा है विभिन्न माध्यम जो है उसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये सत्य है? पहला कह रहा है स्टील में ध्वनि की गति इतनी होती है, निकल में ध्वनि की गति इतनी होती है, बताइए इनमें इस आधार पर कौन सा जो है वो आंसर होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी स्टील में जो ध्वनि की गति है 5960 मीटर प्रति सेकंड, ये बिल्कुल जो है वो सही है। निकल की ध्वनि की गति गलत लिखी हुई है, तो आंसर यहाँ केवल ए जो है वो सत्य है, ये जो है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 प्रश्न कह रहा है कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है उसको क्या कहा जाता है? आयाम कहते हैं, टोन स्वर तान कहते हैं, पिच कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, बताइए कौन सा सही होगा। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है उसको क्या कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि टोन स्वर तान ये जो है वो कहा जाता है जब एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि होती है। 113 प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली किन या डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं? ऊपर भी एक प्रश्न में मैंने एग्जाम्पल सहित आपको बताया भी था। बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, या फिर अपस्रव्य तरंगे होती हैं, कौन सा सही होगा ये आपसे पूछा गया है। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऊपर प्रश्न आया था वहां पर मैंने बताया भी था। 114 प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसको भरें, कि जो ध्वनि की पिच है वो इसके डैश पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य पर,
आयाम पर या फिर लय पर? बताइए कौन सा सही होगा। और जो प्रश्न आपके चल रहे हैं ना उसी टॉपिक में देखिए ध्वनि चल रहा है, क्योंकि ऊर्जा पर हम प्रश्न देख चुके थे, तो ये ध्वनि वाला जो टॉपिक है वो चल रहा है, इसीलिए सभी जो प्रश्न है वो ध्वनि पर आधारित चल रहे हैं। आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे कि आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ध्वनि की जो पिच होती है उसकी आवृत्ति पर जो है वो निर्भर करती है। पिच पर आधारित चीजें मैंने आपको बताई थी, किस प्रकार आवाज मोटी पतली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की जो लाउडनेस है उस या सॉफ्टनेस है उसको निर्धारित करता है? तरंग का वेग, दोलन, आवृत्ति या फिर आयाम? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। बात करते हैं कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे? आयाम पर जो है निर्भर करता है कि ध्वनि जो है उसकी लाउडनेस या फिर उसकी सॉफ्टनेस, तो आयाम जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये जो है निर्धारण करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि जो है हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का संवेदन या फिर संगीत? बताइए कि ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि ध्वनि का जो संवेदन होता है ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। ध्वनि का संवेदन जो है वो हमें प्रदान करती है। 117 प्रश्न है ध्वनि संचरण के माध्यम या समय जो माध्यम में कण है उनके उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? अपवर्तन, प्रतिध्वनि, कंपन या संपीडन? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आपका संपीडन जो है वो सही हो जाएगा। क्या ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है वो संपीडन जो है वो कहलाता है। 118 प्रश्न कह रहा है कि लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर सेकंड है, माइनस पावर -1 है, तो भैया लड़का चट्टान से कितनी दूर है ये आपसे पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, प्रतिध्वनि क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई चीज जैसे गूंजती ना, हमारी आवाज पहाड़ पर जाते हैं तो टकरा कर वापस आती, तो वही है। तो वही कह रहे हैं, लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। यानी कि जो प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर ये आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ खड़े हुए हैं और चट्टान जो है यहाँ पर है और आपने कुछ ताली बजाई, तो ये आवाज गई और यहां से टकराई और वापस आई। तो इस टोटल समय में जो समय लगा वो कितना लगा? वो 3 सेकंड का समय जो है वो लगा है। तो अगर केवल जाने का समय बात करें तो वो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि जाना और वापस लौटना ये कुल मिलाकर 3 सेकंड है। तो केवल जाना कितना होगा? तो 3 सेकंड का आधा यानी 1.5 सेकंड जो है वो समय लगेगा केवल जाने की अगर बात करें। प्रश्न ये कह रहा है यदि ध्वनि की गति भी दे रखी है 346 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आपको गति दे रखी है, ये समझ लीजिए चाल दे रखी है, और आपसे दूरी पूछी गई। कह रहा है ना वो लड़का चट्टान से कितनी दूर है, तो दूरी निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला होता है। अब वहां पर दूरी निकालना है तो समय गुणे चाल हो जाएगा, यानी 1.5 सेकंड को आप 346 से जो है वो गुणा कर दीजिए, आपका आंसर, आपको दूरी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो 346 को अगर 1.5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 519 मीटर। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर प्रश्न में यही लिखा होता कि एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 4 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी, तब यहां पर इसका आधा, तब हम 2 सेकंड लेते और तब 2 को आप 346 से गुणा करते, क्योंकि ध्वनि की गति चाल तो वही रहेगी, तो तब वहां पर 2 से गुणा करते हैं। तो वही है कि आप प्रश्न के अकॉर्डिंग अपना जो है वो दिमाग लगा लीजिएगा। आंसर यहाँ पर 519 मीटर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो डैश होता है। बताइए। प्रतिध्वनि स्थान होता है, अपवर्तन होता है, प्रतिध्वनि होती है, परावर्तन होता है, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करें तो आपका प्रतिध्वनि सही हो जाएगा। कल मैंने दूरी भी ये बताई थी कि 17 दशमलव समथिंग होता है, पर यहाँ पर देखिए लगभग वर्ड इसीलिए यूज कर लिया गया है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। 120 प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम जो है उसकी छतों और दीवारों को किससे जो है वो ढका जाता है। आपने देखा होगा अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो जो हॉल होते हैं उसमें भी ये चीज यूज की जाती है। रीजन यही होता है जो इको होता है या कह सकते हैं जो प्रतिध्वनि होती है वो ज्यादा ना हो। ऐसा हो मूवी पता चल रही है और आवाज गूंज रही है तो आपको मजा नहीं आएगी। तो इसलिए ऑडिटोरियम वगैरह हो गई, छतें हो गई, दीवारें हो गई, उनमें जो है वो यूज किया जाता है। तो धातु यूज की जाती है, फाइबर बोर्ड यूज किया जाता है, रबड़ यूज किया जाता है, प्लास्टिक यूज किया जाता है। बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे फाइबर बोर्ड यूज किया जाता है, जिससे ऑडिटोरियम जो है उसकी छतों और दीवारों को उसे ढका जाता है ताकि प्रतिध्वनि को कम किया जा सके, आवाज जो है वो कम गूंजे। तो यही आपका फाइबर बोर्ड सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये देखिए प्रश्न इस टाइप का दे रखा है मैम, चलिए प्रश्न ही आपसे पूछ लेते हैं। मैंने सेम इस पर बेस्ड प्रश्न कराया है, समझाया भी था कि अगर 4 सेकंड आए तो कैसे करेंगे। 126 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी जो है वो कितनी होगी, और ध्वनि की गति भी आपको दे रखी है। ए ऑप्शन है 1384 मीटर, बी ऑप्शन है 173 मीटर, सी ऑप्शन है 692 मीटर और डी ऑप्शन है 346 मीटर। तो कौन सा सही होगा? सभी लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। अगर आप नहीं अभी कर पा रहे हैं तो ऊपर जो भी मैंने प्रश्न कराया था उसको फिर से देखिए जाके, और सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा, क्योंकि देखिए स्नातक स्तर तक का पेपर की बात की गई है तो न्यूमेरिकल वगैरह भी बिल्कुल जो है वो आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। टोटल 30 प्रश्न हमने देखे आज के इस वीडियो में। कितने आप 30 में सही कर पाए, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। इससे पहले के प्रश्न नहीं देखे हो तो लिंक आपको प्लेलिस्ट की अलग से मिल जाएगी, उसमें जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।